हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी की पाठशाला। यूनिवर्सिटी की पाठशाला में पिछली क्लास में आप लोगों ने पावर मेजरमेंट का टॉपिक तो देखा ही होगा। और पावर मेजरमेंट हम लोगों ने जो पिछली क्लास में डिराइव किया हुआ था बाय यूजिंग द 2 वाट मीटर मेथड, उसको हम लोगों ने डिराइव किया था फॉर अ लैगिंग पावर फैक्टर लोड, जो कि स्टार कनेक्शन में लगा हुआ था। आज की क्लास में उसी टॉपिक के आगे का कंटिन्यूएशन जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग फिर से पावर का जो एक्सप्रेशन है, पावर का जो मेजरमेंट है वो समझेंगे। लेकिन इस बार लोड का कनेक्शन जो होगा वो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए होगा। लैगिंग पावर फैक्टर लोड को दोबारा से हम लोग एक बार यूज़ करेंगे। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए फिर से देखेंगे कि पावर मेजरमेंट जो है क्या कोई अलग वैल्यू देता है या सेम ही वैल्यू देता है, जैसा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो आज की क्लास का कंटेंट, आज की क्लास का टॉपिक आपको जल्दी से दिखा दूं। जस्ट सिंगल एजेंडा टॉपिक है, सिंगल पॉइंट टॉपिक है, जहां पे लिखा हुआ है कि पावर मेजरमेंट ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर लोड डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस सिस्टम का। हम्म चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। और एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा, ये शॉर्ट एंड सिंपल सा, जिसमें हम लोग इसको डिराइव करेंगे बढ़िया तरीके से। मीनवाइल एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि लीडिंग पावर फैक्टर लोड का डेरिवेशन कर लीजिएगा स्टार कनेक्शन का केस का। मैंने आपको बेसिक्स बताया था, तो आई होप आप उसको कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है वो मुझे बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक जो है वो गिवन है। साथ में सेशन में भी एंड पर मैं आपको उसका स्कैन कोड जो है वो दिखा दूंगा, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज द डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड। इसका पावर मेजरमेंट करेंगे बाय यूजिंग द सेम 2 वाट मीटर मेथड। तो 2 वाट मीटर्स का यूज करेंगे, डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड का पावर मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए सपोज करते हैं कि साइड पर लिख देते हैं यहाँ पर कि लेट अस अज्यूम दैट अ बैलेंस्ड थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड लैगिंग पावर फैक्टर लोड lagging power factor load is shown below. So 2 watt meters 2 watt meters as connected as connected in given figure are W1 एंड W2। डायग्राम बनाने की बारी है। चलिए डायग्राम समझते हैं इसका कैसे बनेगा। तो डेल्टा कनेक्टेड लोड सिस्टम है आपके पास, यहाँ से बना दिया एक डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब यहाँ पर तीनों ही फेजेस में कुछ लोड लगे हुए हैं, ठीक है, दे आर ऑल द फेज लोड्स। ZPH जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। अब ZPH जो लगे हुए हैं हर फेज के, ZPH यानी कि पर फेज इम्पिडेंस जो है वो आपके लगे हुए हैं यहाँ पर हर फेज के, उनको यहाँ पर पहले प्लेस कर देते हैं। सक्सेसफुली प्लेस कर दिया इन सबको। चलिए ठीक है, इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया और नेक्स्ट वन इज हियर। ठीक है, तो ये हमारा थ्री फेज का लोड है। आर फेज, वाई फेज, जेड फेज, तीनों के तीनों। अच्छा, आर वाई और बी फेज है, जेड फेज नहीं है। द फेज इज आर, दिस इज आवर वाई फेज और ये हमारा बी फेज है। ठीक है, तो हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही कनेक्शन फिर से करने वाले हैं 2 वाट मीटर्स का, जैसा हम लोगों ने स्टार के कंडीशन पर किया था। बस अब एक चीज को हमको ध्यान रखना है कि कॉमन किसे रखना है, बी फेज को हमको कॉमन रखना है। ठीक है, जितने इंपिडेंसेज हैं सब फेज क्वांटिटीज के फॉर्म में अवेलेबल है। चलिए इसका टर्मिनल जो है उसको ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो ये आर फेज का टर्मिनल, यहाँ पर बी फेज के टर्मिनल को यहाँ नीचे शो कर देता हूं मैं, और बीच में से वाई फेज के टर्मिनल को गुजारते हैं इस जगह से। चलिए भाई, वाई फेज का टर्मिनल यहाँ पर हो गया। तो हमारे तीनों के तीनों फेज टर्मिनल्स यहाँ पर है। दिस इज आर, दिस वन इज वाई और यहाँ पर है
ठीक है, देखना हमको ये है कि क्या डेल्टा के केस में जहाँ पे रिलेशंस में ये अंतर होता है कि लाइन करंट इस बार रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है, जबकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के सीधे सीधे बराबर होता है, जो कि स्टार का उल्टा है, स्टार के उलट है। तो क्या इस कंडीशन पर भी पावर का एक्सप्रेशन सेम आएगा? भाई जब मैंने आपको थ्री फेज का पावर का जो चैप्टर जो टॉपिक जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि द एक्सप्रेशन ऑफ पावर रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्शन, कि कनेक्शन चाहे किसी भी टाइप का हो, स्टार हो या चाहे डेल्टा हो, पावर का एक्सप्रेशन सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो क्या वो चीज़ यहाँ पे वाकई में प्रूव होगी? देखते हैं अभी उस चीज़ को। और 2 वाट मीटर मेथड, अब डेल्टा कनेक्शन में भी अगर 2 वाट मीटर का यूज़ करेंगे तो क्या उसमें भी W1 प्लस W2 से √3 टाइम्स ऑफ VLIL cos phi आता है या नहीं आता है? देखते हैं यहाँ। तो इम्पिडेंसेस के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑल आर ZPH, है ना, इंडिविजुअल इम्पिडेंसेस हो गए हमारे फेज इम्पिडेंसेस। अच्छा, वाट मीटर अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले वाट मीटर की करंट कॉइल जो है उसको मैं प्लेस कर देता हूँ इस R फेज पर, ठीक है। और इसका प्रेशर कॉइल जो है वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा? इसका प्रेशर कॉइल जो है वो लगेगा यहाँ से। कॉमन इस बार भी मैं उसी B फेज को कॉमन रख रहा हूँ। दूसरी तरफ आप क्या करेंगे कि जो दूसरा वाट मीटर है उसकी करंट कॉइल को आप प्लेस कर दीजिए Y पर, और इसकी भी प्रेशर कॉइल को हम लोग ऐसी B फेस पर कॉमनली ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए 2 वाट मीटर से आ गए। तो ये हो गया वाट मीटर W1, नीचे हो गया वाट मीटर W2, इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज W2, दिस इज W1। करंट कॉइल प्रेशर कॉइल डिफाइन कर लेते हैं एक बार, दिस इज द करंट कॉइल, ये इसका PC है, यहाँ पर भी CC, दिस इज इट्स PC, ठीक। अब देखते हैं कि कौन कौन सी अब हमको एक और चीज़ पिछले डेरिवेशन से पता है कि वाट मीटर जो करंट और वोल्टेज की रीडिंग आपको शो करता है ना, उसका करंट कॉइल जो करंट दिखाएगा, या जो उसका प्रेशर कॉइल जिस पोटेंशियल को मेजर करेगा, वो दोनों के दोनों लाइन क्वांटिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो हम सीधे सीधे लाइन क्वांटिटीज़ का नोटेशन जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से जाने वाली करंट IR, यहाँ से IY, और यहाँ से IB। व्हाट अबाउट द लाइन वोल्टेजेस? लाइन पोटेंशियल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ से? फिर देखिए लाइन पोटेंशियल आपके पास हो जाएगा VRB, या VBR आप चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, और इधर हो जाएगा VYB, ठीक। इतने से ही मतलब है, बाकी R से Y के बीच का वोल्टेज का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वाट मीटर का पोटेंशियल कॉइल तो लगा ही नहीं है, R से Y थोड़ी ना लगा है, R से B के बीच में लगा है ना। तो इस हिसाब से हमको ध्यान देना है। तो इतना डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे बढ़िया तरीके से। अगर इतना ड्रॉ कर लिया तो चलिए शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे कि हम लोगों ने स्टार के कंडीशन पर किया था, ठीक है। स्टार के केस में जैसे शुरुआत किए थे वैसे ही यहाँ पर भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है भाई, बढ़िया। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे रीडिंग ऑफ, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि रीडिंग ऑफ W1 की रीडिंग, करंट कॉइल का रीडिंग क्या आ जाएगा यहाँ से? IR। प्रेशर कॉइल का रीडिंग क्या आ जाएगा? देखिए VRB। तो पूरे वाट मीटर की रीडिंग W1 की क्या आ जाएगी? VRB इंटू IR इंटू कॉस फाइव, ओके। और फाइव वन लिख लीजिए आप इसको। फाइव वन के लिए आप बताएंगे कि इट इज़ द एंगल बिटवीन VRB एंड IR, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है, इनके बीच का एंगल है। और कलेक्टिवली इसको अगर देखा जाए तो वी कैन राइट W1 एज लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कॉस फाइव वन। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यही है कि हमको cos फाइव वन की वैल्यू, मतलब फाइव वन की वैल्यू बेसिकली फाइंड करनी है, ठीक है। पहले वाट मीटर की रीडिंग आ गई अपने पास, चलो ठीक है, वाट मीटर W2 पर चलते हैं जरा, देखते हैं वाट मीटर W2 जो है वो क्या दिखाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर रीडिंग ऑफ W2, दूसरा वाट मीटर क्या दिखा रहा है। तो भाई सेकंड वाले वाट मीटर के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसका CC जो है वो करंट IY शो करेगा, और इसका PC जो है ये वोल्टेज शो करेगा VYB। तो फाइनली वैल्यू ऑफ W2 जो है वो कितनी हो जाएगी? VYB इंटू IY इंटू कॉस ऑफ फाइव, फाई टू कर देते हैं ताकि पता रहे कि इन दोनों के बीच का एंगल है। सो दिस फाई टू इज द एंगल बिटवीन VYB एंड IY, ठीक है। VYB और IY के बीच का ये फेज डिफरेंस एंगल है।
ओके, दिस इज फाई टू। तो अब हमारे पास वॉट मीटर W2 की रीडिंग कितनी है फाइनली? सो W2 इज लाइन वोल्टेज इनटू लाइन करंट इनटू कॉस ऑफ फाई टू। यहाँ तक का एक्सप्रेशन आई गेस कि सभी को बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इतना एक्सप्रेशन तो सबका आ गया हम लोगों का। अब यहाँ से आपको फाई वन और फाई टू की वैल्यू बतानी है। ध्यान रखिएगा कंडीशन डेल्टा का है, और डेल्टा कंडीशन होने के साथ साथ आपको लाइन और फेज करंट्स के फॉर्म में डिफरेंस जो है वो दिखेगा कि लाइन करंट जो होती है वो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट है, जबकि लाइन वोल्टेज इज डायरेक्टली इक्वल टू द फेज फेज वोल्टेज। ठीक, तो आप जब यहाँ रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे डेल्टा के केस में, तो आप यहाँ पे लाइन करंट्स के फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक, चलिए लाइन करंट्स को अगर मैं बताने जाऊँ तो क्या लिखूंगा इसको? इसको मैंने लिख दिया आई आर, चलिए I12 लिख लीजिए। IRY भी लिख सकते हैं इसको, I23 लिख लीजिए। यहाँ लिखे आप I31। ठीक है, फिर आपने इनका एंटी फेज बना दिया, अपोजिट फेजेस, लाइक दिस। इसका अपोजिट फेज बनाएंगे तो ये हो गया -(I12) -(I23), और इसको लिखेंगे -(I31)। इनके बनते ही आपको दिखेगा कि ये पूरा एंगल 60 डिग्रीज में डिवाइड हो गया है। जो पहले 120 के डिफरेंस पर थे, अब ये सब 60 डिग्रीज के डिफरेंस पर डिवाइड हो चुके हैं। ओके, चलिए 60 डिग्री का बाइफर्केशन आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? अब आप इसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके इनकी जो रिजल्टेंट करंट्स है उसको ट्रेस करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं, और जो रिजल्टेंट करंट्स आती हैं उनको सब जगह ट्रेस कर लेते हैं। और मीनवाइल हमको इसी फेज़र के अंदर वोल्टेजेस को भी ट्रेस करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वोल्टेजेस का फेज़र भी इसी में ट्रेस होगा। और चूंकि लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन है, मतलब करंट लैग करनी चाहिए, तो इसका मतलब वोल्टेज हर फेज में लीड करेगा अपने रिस्पेक्टिव करंट से। वोल्टेज जो है अपनी रिस्पेक्टिव करंट की तुलना में हर फेज में लीड करता हुआ आपको दिखना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ऐसा कुछ आपका फेजर डायग्राम बन रहा है। ओके, जैसे ही आप रिजल्टेंट ट्रेस करेंगे, इनकी रिजल्टेंट्स कहाँ कहाँ पर आएगी? ये देखिए, ये सभी रिजल्टेंट करंट जो है आएगी, ये सब लाइन करंट जो है आई अपने रिस्पेक्टिव फेज करंट्स के फॉर्म में। ये देखिए, ये फेजर बन जाएगा आपके पास, पूरा एकदम सीक्वेंस है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बनेगा। ये फेजर के बनते ही आपको दिखेगा कि ये सब जगह पर 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलिए इस सबको ड्रॉ करते हैं एज इट इज। ठीक है भाई, तो सभी में 30 डिग्रीज का डिफरेंस हर जगह पर दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लाइन करंट आ गई। दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस हैं उनको ट्रेस करना है। वोल्टेज कहाँ पे ट्रेस होगा? देखिए, लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है, तो वोल्टेज तो लीड करता हुआ दिखेगा ना, कहाँ पर दिखेगा? अगर ये फेज करंट है, ये लाइन करंट है, तो फेज करंट से उसका रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज कुछ डिग्री लीड करता हुआ तो दिखेगा। मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे दिख रहा है। वैसे ये वाली फेज करंट है, इससे भी लीड करता हुआ दिखेगा वोल्टेज यहाँ पर। दूसरी वाली फेज करंट है, इससे भी लीड करता हुआ दिखेगा वोल्टेज आपको इधर। ये फेज वोल्टेज है, इसको आप V12 लिख सकते हो, और यही VRY भी है। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम है, इक्वल एक दूसरे के। यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो V23, दैट इज VYB, और इधर आप क्या लिखोगे? V31, दैट इज VBR। अब हमको किससे किससे मतलब है वो समझना है। ये जो फेज लीड करता हुआ दिख रहा है, दिस इज लीडिंग बाय 5 डिग्री एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास है 30 डिग्री, और इस तरफ है आपके पास 5 डिग्रीज। ठीक है, VRY का सिचुएशन जो है वो आपने वहाँ पर बनाया है, I12 VRY के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कितने का लीडिंग जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको 5 डिग्री शो कर लीजिए, इस सेगमेंट को भी आप 5 डिग्री के फॉर्म में शो कर दीजिए। ठीक है, बाकी 30 - 5 कहाँ करना है, 30 + 5 कहाँ पे करना है, वो आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमको पता है कि φ1 जो है वो किसके बीच का एंगल है?
फाई वन इज द एंगल बिटवीन वी आर बी एंड आई आर, और फाई टू किसके बीच का एंगल है? वी वाई बी एंड आई वाई। इन क्वांटिटीज के बीच का एंगल्स आपको नोन है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फाई वन के लिए क्या लिखना है? वी आर बी और आई आर के बीच का एंगल है वी आर बी। देखिए अगर ये वी बी आर है तो वी आर बी आपको एंटी फेज में यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा, ठीक है। वी आर बी जो है वो यहाँ एंटी फेज में, चाहे तो आप एक्सटेंड करके बना सकते हैं। तो वी आर बी मान लो यहाँ पे, ठीक। और करंट कौन सी है? करंट आपको चाहिए आई आर करंट। करंट जो है कौन सी चाहिए? आई आर करंट। देखिए आपने आई वन टू, आई टू थ्री, आई थ्री वन के फॉर्म में लिखा है ना, मैं आपको दोबारा एक बार याद दिला देता हूँ। आई वन टू, आई टू थ्री, आई थ्री वन का मतलब होता है आई आर वाई, आई वाई बी एंड आई बी आर। ये इक्विवेलेंट टू ईच अदर। आपको याद होगा जब डेल्टा कनेक्शन का मैंने आपको डेरिवेशन करवाया हुआ था, तो मैंने आपको आर वाई बी लिखवाया था और इसी के साथ साथ मैंने वन, टू और थ्री भी लिखवाया था, ये बताने के लिए ताकि नोटेशंस ये एक जैसे ना हो जाए, थोड़े से डिफरेंस दिखे नोटेशन में, कि फेस क्वांटिटी का नोटेशन अलग दिखे और लाइन का नोटेशन अलग दिखे। इसके लिए हम लोगों ने वन टू थ्री का नोटेशन भी यूज़ किया था और आर वाई बी का भी यूज़ किया। तो आप आई वन टू को आई आर वाई बोल सकते हो, टू थ्री को वाई बी बोल सकते हो और थ्री वन को बी आर बोल सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आई थ्री वन दिया हुआ है, आई थ्री वन को क्या बोल सकते हैं? आई बी आर बोल सकते हैं। अगर इसका मतलब यहाँ पे आई बी आर है, ठीक है, यहाँ पर आई बी आर है, और ये वाली करंट कौन सी है? दिस इज आई वन टू, मतलब आई आर वाई है, माइनस में ये वाली करंट जो है माइनस में आई आर वाई है। तो आई आर वाई और आई बी आर के बीच का जो रिजल्टेंट आपको निकल के मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? दिस शुड बी आई आर। तो अब देखिए वी बी आर और आई आर के बीच का रिजल्टेंट कितना दिखेगा? टोटल 30 माइनस फाइव दिखेगा आपको। इनके बीच का एंगल जो है क्लियरली आपको दिख रहा है 30 माइनस फाइव। और सिमिलरली ऐसे ही आप जब वी वाई बी और वी आई वाई के बीच का भी एंगल देखेंगे ना, देखिए आई वाई कहाँ पर आ गया आपके पास? आई वाई की वैल्यू कहाँ पर आ गई? आई वाई चलो निकाल लेते हैं, देखते हैं कहाँ पर आएगा। वी वाई बी यहाँ पर है, ठीक है। और आई वाई जो है वो आपको कहाँ पर मिल रहा है? इस जगह पर मिलेगा आई वाई, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट। तो आप देखेंगे ये टोटल 30, आई वाई जो है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? देखिए जरा, सॉरी इस जगह पे नहीं है, इसको थोड़ा सा सही से देखिएगा। आई वाई जो है वो कहाँ पर मिलेगा भाई? टोटल 30 इधर है और इधर पे 5 है, टोटल एंगल जो है आपको देखना होगा। तो आई आर वाई हो गया, सॉरी वी आर वाई हो गया, आपको वी वाई बी की वैल्यू चाहिए ना, वी वाई बी इसके रिस्पेक्ट में। तो ये मिलेगा आपको इस जगह पे माइनस आई वन टू, यानी आई आर वाई यहाँ पे है, और आई टू थ्री, आई टू थ्री किसको बोलेंगे हम लोग? आई टू थ्री का मतलब हो गया आई वाई बी, आई टू थ्री का मतलब हो गया आई वाई बी, ठीक है। हाँ जी। तो आई वाई बी और माइनस आई आर वाई के बीच में आपको मिल रहा है आई वाई, ओके। तो दिस इज योर आई वाई, यहाँ पे है आई वाई, ओके अभी ठीक है। तो आई वाई अगर इधर बना रिजल्टेंट के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की एंगल 30 डिग्री, तो फिर से देखिएगा आप ध्यान से, ये वाला एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 5। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की एंगल बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की एंगल आपको पता लगानी है, ठीक है। ये एंगल हमको देखना है मेजरली। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप क्या करिए, सबसे पहले ये 30 डिग्री लीजिए और दूसरे बार ये 5 को लीजिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो आई वाई से लेकर के वी वाई बी के बीच का एंगल आपको टोटल मिल जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। यही कर रहे हैं हम लोग। चलिए भाई, तो अब इसको लिख लेते हैं, इसका एंगल कितना मिला हमको? 30 प्लस 5। अब सॉल्व करते हैं। तो नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ W1 एज वी एल आई एल कॉस ऑफ 30 माइनस 5। मुझे लगता है इसके आगे का डेरिवेशन अब आपको ध्यान में आ गया होगा, अगर आपने एक भी बार प्रैक्टिस किया होगा तो आपको यहाँ से आगे का पूरा स्टेप याद हो चुका होगा। दिस विल बी कॉस ऑफ 30 प्लस 5, ओके। तो अब ये दो मेजर एक्सप्रेशंस आ गए आपके पास, वॉट मीटर W1 की रीडिंग और वॉट मीटर W2 की रीडिंग के फॉर्म में। तो मेक देम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन जो है अब वो चलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एडिंग बोथ
तो इस पे आप लिख लीजिए W1 प्लस W2, सो दिस विल बिकम VL IL, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा cos ऑफ 30 माइनस 5 प्लस cos ऑफ 30 प्लस 5। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है, cos C प्लस cos D के फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो cos C प्लस cos D का एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, हमको पता है cos ऑफ C प्लस cos ऑफ D इज गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos ऑफ C माइनस D डिवाइडेड बाई 2। देख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में है तो इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos C प्लस D बाई 2। देखिए VLIL को तो रहने देते हैं, cos ऑफ C प्लस D बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास cos ऑफ 30 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लीजिए, C प्लस डी यानी कि 30 माइनस 5 प्लस 30 प्लस 5, तो दिस इज 60, और 5 और प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो गया, 60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड विथ cos ऑफ माइनस 5। ये डेटा आपके पास बच रहा होगा। तो अगेन एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एंड वी विल गेट W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ VL IL इंटू रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 5। भाई cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 5। इस पॉइंट पर यह बात प्रूव हो जाती है कि कनेक्शन चाहे स्टार कनेक्शन हो या डेल्टा कनेक्शन हो, 2 वाट मीटर की रीडिंग जो है वो आपको अल्टीमेटली 3 फेज का एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन ही बताएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा एक्सप्रेशन के। ठीक है, तो मेक इट योर थर्ड पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट बन जाएगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जहां पे हम लोग लिखेंगे W1 माइनस W2 करके देखेंगे कि क्या हो जाता है। नाउ W1 माइनस W2, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू VL IL cos ऑफ 30 माइनस 5 माइनस cos ऑफ 30 प्लस 5। ठीक, चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब cos C माइनस cos D वाला केस है, ये किसका केस है, दिस इज द केस ऑफ cos C माइनस cos D। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे बनती है इसकी, cos ऑफ C माइनस cos ऑफ D इज गिवन एज माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2, C माइनस D बाई 2। देख सकते हैं इसको ऐसा। चलिए ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 VL IL साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू साइन ऑफ माइनस 5। अब साइन का माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस साइन दोनों की तरफ से कट जाएगा, आपके पास बचेगा W1 माइनस W2 इज इक्वल टू साइन 30 यानी कि 1/2 हो गया, तो 2 का डेटा भी कट गया, ये बचा VL IL साइन 5। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 4, दिस इज आवर फोर्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमको समझ में आता है कि वॉट मीटर की रीडिंग का जब सब्ट्रैक्शन किया तो क्या मिला, रिएक्टिव पावर सिंगल फेज का। अगर इस पूरे इक्वेशन का रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तब आपको 3 फेज का रिएक्टिव पावर मिलता है इस केस में। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट द पावर फैक्टर, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पावर फैक्टर, सो पावर फैक्टर बाय 2 watt meter, 2 watt meter मेथड, बाय 2 watt मीटर मेथड। 2 watt मीटर्स का यूज करें, क्या पावर फैक्टर के एक्सप्रेशन में अंतर आएगा क्या, स्टार के केस में तो निकाल रखे हैं आप, डेल्टा के केस का भी देख लीजिए, पावर फैक्टर में कोई डिफरेंस आएगा क्या। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3 ये लिखेंगे हम लोग, तो लिख लेते हैं। इसका मतलब हो गया W2 माइनस W1 अपॉन, सॉरी फिर से एक बार सुधार के लिखता हूं मैं इसको, W1 माइनस W2 अपॉन
W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर आया था VL IL साइन फाई, जबकि थर्ड इक्वेशन में क्या आया था हमारे पास, √3 टाइम्स ऑफ VL IL साइन कॉस फाई। ठीक है, W1 प्लस W2 से क्या एक्सप्रेशन मिला था हमको, पूरा का पूरा एक्टिव पावर ऑफ थ्री फेज जो है उसका एक्सप्रेशन मिला था √3 टाइम्स ऑफ VL IL कॉस फाई का। तो यहाँ से मुझे साइन फाई बाई कॉस फाई से मिलता है टेन थीटा। VL IL दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 1/√3 बचा इंटू टेन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, सो देयर फोर टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। क्लियर ये एक्सप्रेशन, हमको तो थीटा की वैल्यू से मतलब है, तो वी कैन से थीटा या फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। डन यहाँ तक, चलिए बढ़िया। पावर फैक्टर फाइंड करना है, कॉस ऑफ फाई, हमको ना पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ फाई इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। कंप्लीट होता है इसी के साथ एक्सप्रेशन। और आप अगर इसको स्टार वाले एक्सप्रेशन के साथ मैच करके देखेंगे, कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, सारा कुछ एकदम डिट्टो सेम दिखाई देगा। तो पावर फैक्टर के एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पावर के रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क पड़ता है। 2 वाटमीटर से आप डेल्टा या स्टार किसी भी बैलेंस कनेक्शन के लिए अगर आप सॉल्व करिए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए डिराइव करिए, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए डिराइव करिए, एक्सप्रेशन आपका एट द एंड बिल्कुल सेम आएगा, नो चेंज इन दैट। अगर एग्जामिनेशन में आया, जिन यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में ये पोर्शन है, उनके एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आता है तो 7 से लेके 15 नंबर के बीच का क्वेश्चन बनता है ये एक कंप्लीट डेरिवेशन का। ये आप बना के आएंगे, पूरा का पूरा 100% मार्क्स लेकर के आएंगे। जैसा मैंने डायग्राम बताया, जैसा उसके अंदर मैंने आपको फेजर बताया, वो सारा कुछ एज इट इज़ बना के आइएगा, एक भी मार्क्स जो है आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका 3 फेज AC का पोर्शन जो है वो होता है कंप्लीट। अगर आप SSC के लिए या क्रैश कोर्स के फॉर्म में AE-JEE एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे होते, तो मैं इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता जो MCQ के फॉर्मेट में पूछा जाता है। लेकिन क्योंकि ये क्लासेस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो इसीलिए इसी पॉइंट पर आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगली क्लास में आप देखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इस 3 फेज AC के पूरे चैप्टर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ऑल ओवर इंडिया के, आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। पूरी की पूरी सीक्वेंस एकदम प्रॉपर सीरीज में आपके लिए बनी हुई हमेशा रहेगी प्लेलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, और इस लेक्चर का नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, इस लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। तो यहाँ की पूरी डिटेल्ड PDF जो है वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका मतलब एड्रेस रहा, और ये इसका QR कोड है, आप इसको स्कैन करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलता हूँ, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराता हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।